ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई क्यों जरूरी है? ताकि हम नॉलेज को गेन कर सके, जो कि सीरियल्स की फॉर्म में टीवी पे आया करती थी। स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस 9th एंड 10th के चैनल पे बच्चों। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपनी कावेरी बुक, जो कि क्लास 9th की इंग्लिश की बुक है, उसके चैप्टर 1 की, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, है ना। तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी में एक लाइफ लेसन के बारे में भी बात की गई है कि इंसान को पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है और आगे चल के उसको इसके क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम इसका लाइन टू लाइन इजी एक्सप्लेनेशन समझने वाले बच्चों इस लेक्चर के अंदर। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करोगे, फर्स्ट पेज पे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि आपको लिखना और पढ़ना क्यों ये सीखना चाहिए, क्यों जरूरी है ये अपनी लाइफ के अंदर। तो आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो कि ये क्यों जरूरी है। हालांकि अगली शीट पे तो मैंने इसका आंसर बता ही रखा है। तो ये रहा क्वेश्चन और इसके आंसर। तो भाई क्यों जरूरी है? ताकि हम नॉलेज को गेन कर सके। नॉलेज गेन करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होने और किसी भी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना हमें ज़रूरी होता है। तो पढ़ना लिखना नॉलेज गेन करने के लिए ज़रूरी है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना, इसकी चीज़ें काम कैसे करती है, कोई सिस्टम कैसे काम करता है, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टू कम्युनिकेट विद अदर, दूसरे लोगों से, दूसरे समुदाय के लोगों से, दूसरे लोगों से आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सको। आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके बोलने का तरीका एक अलग होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से, तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आसानी रहेगी आपके कम्युनिकेशन में। टू गेट अ जॉब, हाँ भाई देखो, लिवलीहुड तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सभी जो है अच्छी जॉब चाहते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इसके लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। अगला है टू बिकम इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट हो सको, आपको किसी भी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर ना होना पड़े। जैसा कि हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से भी यही शिक्षा मिलेगी कि अगर वो व्यक्ति, अगर वो लेडी जिनकी बात की गई है इसके अंदर, वो पढ़ी लिखी होती तो उन्हें अपने नॉवल रीडिंग के लिए किसी दूसरे बच्चे पर या कि अपने बच्चे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हो सको, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके आपको, आप कोई भी चीज़ अपने आप कर सको, इसके लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है। और लास्ट है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बच्चों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसे कुछ भी समझाओगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ सकता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप चीजों को एक अच्छे वे में समझ सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बहुत सारे उसके पहलुओं को ध्यान में रख सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो। आपको हेजिटेशन नहीं होगी कहीं भी किसी के सामने बोलने से, आप चीज़ों को समझ पाओगे, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। यही सारे रीजंस है कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। सेम उसके बाद ही आपसे ये कुछ क्वेश्चंस दोबारा पूछे गए। मैं एक बार क्वेश्चंस को रीड कर देता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे? विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। तो आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं, एल्डरली रिलेटिव्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आप अपने सेंस में भी इसका उत्तर बता सकते हो, हालांकि मैंने नॉर्मली तो इसके आंसर्स लिख दिए। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे बिताते हैं, और आप उनके साथ अपना समय कैसे स्पेंड करते हो, ये सारी बातें पूछी है। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई पास टाइम हो उनके साथ, तो आप इसके बारे में भी बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इनको इसमें ज्यादा टाइम ना लगाते हुए देखता हूं सीधे इसके आंसर्स, ठीक है। तो विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ देयर रीजनल लैंग्वेज, कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हिंदी बोलते हैं। हिंदी तो आपको पता है नॉर्थ इंडिया में सभी लोग बोलते हैं, है ना। तो हिंदी यहाँ पे प्रेफर की जाती है, हिंदी बोलते हैं, और थोड़ी बहुत वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं घर के अंदर, तो घर में रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दे अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश बट मोस्टली प्रेफर हिंदी, थोड़ी बहुत इंग्लिश वो समझ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, बट वो प्रेफर क्या करते हैं? हिंदी लैंग्वेज को बोलना, ठीक है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा वैसे यहां से स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसको भी रेड कलर से मार्क कर दिया। दे स्पेंड देयर टाइम डूइंग पूजा, प्रेयर्स, वॉचिंग टीवी, टॉकिंग विद द फैमिली मेंबर्स, तो वो जो अपना टाइम है वो ज्यादातर टाइम
पूजा पाठ में, टीवी को देखने में, टीवी देखने में, है ना, ये सारी चीज़ों में वो अपना टाइम जो है वो लगाते हैं। आपस में फैमिली मेंबर से बात करने में लगाते हैं। आई स्पेंड टाइम विद देम बाय लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। मैं जो है अपना समय उनके साथ कैसे बिताता हूँ कि उनकी कोई पुरानी स्टोरी सुन ली, है ना, जब साथ बैठते हैं तो अपने पुराने टाइम की बातें वो बताते हैं, अपनी बातें वो हमसे शेयर करते हैं, अपने बचपन की, अपनी जवानी की बातें वो शेयर करते हैं कि हम ऐसा करते थे, हम स्कूल इतनी मेहनत से जाते थे, है ना, बहुत मुश्किल होती थी, आप लोगों के सामने तो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बातें बताते हैं पुरानी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, कि आपका कोई अच्छा फेवरेट एक्सपीरियंस क्या होगा उनके साथ। तो क्या है, माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो उनकी चाइल्डहुड स्टोरीज को सुनना, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनना, ये हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड टीच अस मी मैनी वैल्यूज। तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है वो स्टोरीज, और हमें जो है बहुत सारी वैल्यूज वो सीखने को मिलती है वहां से। ठीक है, फिर वट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। तो भाई आपके जो एल्डर्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स जो है, जो एल्डर्स हैं, वो ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वो काम करते हो तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके आंसर्स भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दे कैन नॉट यूज मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी इजीली। तो टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स, क्योंकि ये भी टेक में ही आता है, तो वो अच्छे से नहीं चला सकते, आसानी नहीं होती उनको चलाने में, है ना। बट दे इंजॉय वॉचिंग मी यूज देम, दे ऑल्सो लाइक वॉचिंग मी स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग। तो भाई वो जो है, जब भी हम फोन में, मतलब मान लो उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमने अगर उसका सॉल्यूशन बता दिया या वो ठीक कर दिया, तो वो खुश होते हैं कि हाँ चलो हमारे बच्चे को इतना तो आता है। वो मेरे को पढ़ाई करते हुए देखते हुए और नई चीजें सीखते हुए देखते हुए भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये थे बच्चों इसके आंसर्स। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद ना सेम अगले पेज पे ये कुछ ऐसा सा पैराग्राफ दे रखा है। आपको ये जो बॉक्स के अंदर वर्ड मीनिंग्स है, इसके बारे में नीचे डिस्कस किया गया है और इससे रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, इनकी जो मीनिंग है वो ऊपर लिखी हुई है बॉक्स में, और इसका पता लगाना है। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले was done after a lot of debate as many good actors and audition for the role। ठीक है, तो एक्टर्स का ऑडिशन हुआ उस रोल के लिए, बहुत सारे प्रोटैगनिस्ट थे स्कूल्स के अंदर। ठीक है, we had decided to present an episode from the inspirational story। it was a life story of group of children who worked with the community to spread literacy। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट होता है बच्चों मेन कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट लिख देंगे हम, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोटैगनिस्ट मींस मेन कैरेक्टर। डिबेट, डिबेट मींस यहाँ से हो सकता है अ पार्ट ऑफ स्टोरी पीपल लिविंग, डिस्कशन, हाँ डिस्कशन हो सकता है। तो यहाँ पे डिबेट को सेकंड वर्ड दे रखा है, तो सेकंड, तो डिस्कशन, आपस में डिस्कस करना, डिबेट करना। ठीक है, इसके बाद है एपिसोड। एपिसोड हो सकता है अ पार्ट ऑफ स्टोरी, है ना, अ पार्ट ऑफ स्टोरी। तो ऐसे करके ना, मतलब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं और आप ये पढ़ लेना और इनके आंसर्स को याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये इसके आंसर्स लिखे हुए, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखे हुए, एक्साइटेडली मीन्स होता है eagerly, है ना, बहुत ही उत्सुकता के साथ किसी भी चीज का वेट करना, एक्साइटेड होना। बिलीवेबल मीन्स कन्विंसिंग, है ना, कि हमें उसकी बात जो है बहुत कन्विंसिंग लगती है, हमें आसानी से ट्रस्ट हो जाता है, ये होता है इसका मीनिंग। पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो एक ही तरीके के होते हैं, एक ही भाषा शैली होती है, एक ही लाइफस्टाइल होती है उनकी, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिटी कहलाती है। डिस्कशन मीन्स डिबेट, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी इज नोन एज एपिसोड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फोकस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मतलब सही से करना, फोकस के साथ। ठीक है, मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट मैंने आपको बता ही दिया। और डायरेक्टेड मीन्स होता है गाइडेड, है ना, डायरेक्टेड मीन्स हमें किसी को सलाह देना, गाइड करना, तो डायरेक्टेड मीन्स गाइडेड। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना चैप्टर से स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, पैराग्राफ 1 स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। साइड में मान लीजिए ये स्टोरी है
इससे रिलेटेड एक डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे एआई की हेल्प से। और मैं कोशिश ये कर रहा था इसको बनाते हुए या इसको यहाँ लगाने की मेन कोशिश ये थी कि यहाँ जो चीजें लिखी हुई है आप इसको डायग्राम से समझ सको, तो हो सकता है आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो समझते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? वेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की एक लड़की थी। ठीक है, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तो नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में, एक छोटे से गांव में ये रहती थी। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ ये रहती होंगी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा इतना अच्छा नहीं था। आपको भी पता है कि मतलब ये जो स्टोरी की जो राइटर है, अगर ये आपको पता हो तो स्टोरी की राइटर है सुधा मूर्ति, है ना, सुधा मूर्ति। आपको अगर पता हो कि इनकी एज अभी के हिसाब से अगर आप गूगल पे चेक करेंगे लगभग 70 के आसपास होगी, है ना। हाँ, तो ये अपने बचपन की बात करिए, आज से 12 ईयर यानी कि लगभग 50 से 60 साल पहले। और आपको पता है कि विलेजेस की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो आज से 50 साल पहले कैसा हुआ करता था, है ना। आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। जो इनका मॉर्निंग का न्यूज पेपर था, जो मॉर्निंग में इनके पास पहुंच जाना चाहिए, वो आफ्टरनून में पहुंचता था इनके विलेज के अंदर। ठीक है, द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन जो है वो एक दिन लेट आया करती थी। अगर मान लो हर बुधवार को मैगजीन आनी है तो वो इनके पास गुरुवार तक पहुंचती थी, एक दिन लेट पहुंचती थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेकार होने की वजह से। ठीक है, ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सब बस का वेट करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। तो ये सभी के सभी अब एक बस का वेट करते थे। उस बस में क्या क्या चीजें आती थी बच्चों? तो इस बस में आती थी पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट, है ना। चिट्ठी अगर कोई भेजता था तो वो चिट्ठी भी उसी बस में आती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाने की कोशिश की है। तो त्रिवेणी जो थी उस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस अच्छी राइटर थी, है ना। कन्नड़ा लैंग्वेज के बहुत सारे लिटरेचर्स उन्होंने लिखे थे। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। Her stories usually deal with the complex psychological problems in the life of ordinary people। तो बहुत अच्छी राइटर थी वो। उनकी जो स्टोरी हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हुआ करती थी। लोग उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, अपनी लाइफ से उसको रिलेट कर सकते थे, है ना, बहुत ज्यादा रिलेट करते थे। और वो कॉमन पर्सन की, कॉमन पीपल की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से कि उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, उस पर वो स्टोरीज लिखा करती थी, है ना। अब आपको पता ही होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली या एक कॉमन पीपल की लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो उन सब के बारे में वो स्टोरीज लिखा करती थी, है ना। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी बच्चों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे त्रिवेणी जी के बारे में बताया है। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। तो वो जो त्रिवेणी है उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही जवानी में ही हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि कन्नड़ा लैंग्वेज की लिटरेचर के लिए ये बहुत ही दुखदायक बात है। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर पीपल कॉन्टिन्यू टू अप्रिशिएट हर वर्ड। अब जो कि 40 साल बाद ये लिख रही है, तो इन्होंने कहा कि 40 साल बाद भी लोग उनके जो नॉवेल्स है उसको पढ़ना, उनको चीजें पढ़ना, उसके बारे में पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली करमवीरा देन। तो कह रही कि काशी यात्री उनकी एक बहुत फेमस नॉवल थी जो कि सीरियल्स की फॉर्म में टीवी पे आया करती थी, कन्नड़ा लैंग्वेज के सीरियल्स की फॉर्म में। ठीक है, हाँ, इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अडर्न डिजायर टू गो टू द काशी और वाराणसी। तो वो जो स्टोरी थी वो एक ओल्ड लेडी की थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो काशी या बनारस जाएंगी और लॉर्ड विश्वेश्वरैया यानी कि भगवान शंकर की वो पूजा करेगी। हालांकि हिंदुओं का ये मतलब मान्यता होती है कि अगर वो काशी बनारस जाएंगे और वहां पे भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो उन्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तो यही बात है यहाँ पे। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनकी ये मान्यता होती है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel। तो ये जो old lady थी ना, इनका भी ये बहुत ही
मतलब बिलीव था इस चीज में, इस बात में कि मुझे भी वहां जाना चाहिए और मुझे भी उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे कि मुझे पुण्य मिले, है ना। इनका बहुत ज्यादा बिलीव था इसके अंदर, ठीक है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन गर्ल का मतलब है बेटा जिनके माता पिता नहीं होते, ऐसे बच्चों को ऑर्फन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्फन गर्ल की स्टोरी है, सेम स्टोरी में मतलब ऑर्फन गर्ल भी है। फिर आगे क्या होता है, हु फॉल इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब ये जो ऑर्फन गर्ल है ना, इसको किसी के साथ प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कि वो शादी कर सके, ठीक है। हाँ, इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। लास्ट में यही होता है उस नॉवेल के कि भाई वो जो ओल्ड लेडी है वो काशी ना जाकर अपनी जो सारी सेविंग होती है, अपनी लाइफ सेविंग होती है, वो सारी की सारी सेविंग्स वो उस बच्ची को दान कर देते ताकि वो शादी कर सके, ठीक है। सेविंग टू गोइंग टू काशी। सी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। उनका कहना ये था, उस ओल्ड लेडी का ये मानना भी था कि उस बच्चे की जो खुशी है वो ज्यादा बढ़ के है लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी कि भगवान शंकर की पूजा से बढ़ के है वो, और भगवान शंकर भी कहीं ना कहीं खुश होंगे अगर वो ऐसे बच्चों की हेल्प करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद माई ग्रैंड मदर क्रिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो वो कह रही है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है जिनका नाम क्रिस्टक्का है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, कभी उन्होंने स्कूल नहीं देखा, कभी वो गई नहीं स्कूल, ठीक है। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेंसडे जो है मैगजीन आती थी और वो उस स्टोरी को पढ़ती थी, उस मतलब एपिसोड्स की फॉर्म में आती थी, है ना। स्टोरी की जो है नॉवल उसकी स्टोरी आती थी और वो उसको पढ़ती थी हर वेंसडे के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो जिस समय वो नॉवल पढ़ती थी उसकी जो होती है वो एक्सप्लेन करती थी ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को, तो उस समय उसकी जो ग्रैंड मदर है वो घर का सारा काम छोड़ के ग्रेटेस्ट फोकस के साथ, ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो उस स्टोरी को सुनती थी, ठीक है। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हर्ट, और बाद में वो सारे टेक्स्ट को जो भी उन्होंने सुना होता था उसको रिपीट करती थी। आपको भी ये बात पता है कि अगर हम कोई चीज सुनते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. देखो यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट बात की गई है कि जो इनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, क्योंकि आपने पढ़ा था त्रिवेणी ऐसी स्टोरी लिखती थी जो ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी होती थी, तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो भी अपने पूरे मतलब अपने उसमें माइंड में सोचती थी कि भाई मुझे भी ना ये काम करना है, काशी जाना है और ये पुण्य अर्जित करना है, बट कहीं ना कहीं वो नहीं जा पाती थी, तो वो रिलेट करती थी उससे, है ना। वो जो ओल्ड लेडी थी उस नोवेल की, है ना, वो तो प्रोटैगनिस्ट से वो रिलेट करती थी अपनी लाइफ को। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन ऑफ मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। तो भाई ये कह दिया आगे कि भाई किसी और के कंपैरिजन में उनकी जो दादी थी वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी इनको, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता वो अपनी लाइफ से रिलेट करती थी, तो उनको इंसिस्ट करती थी कि भाई ये तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, है ना, ये पढ़ के मुझे सुनाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री शी वुड जॉइन हर फ्रेंड एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो कह रहे कि वो जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ टेम्पल के कोर्टयार्ड में मिलते थे, गैदर हो जाते थे और आपस में वो इस पर डिस्कशन करते थे, और वहीं पे ये जो मतलब सुधा मूर्ति जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो और बच्चों के साथ हाइड एंड सीक वगैरह खेला करती थी, ऐसा यहाँ पे लास्ट में बताया गया, ठीक है। आगे चलते। She would discuss the latest episode with her friend. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. तो वो जो लेटेस्ट एपिसोड वो अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी, इसके बारे में उसकी जो दादी थी वो डिस्कशन करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ टेम्पल के कोर्ट यार्ड में। बट जो सुधा मूर्ति है वो जब उनको देखती थी क्या इतनी डिस्कशन ये किस बात को लेके करते, स्टोरी जब वो सुनाते थे तो उनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिस्कशन होता था, तो वो सोचती थी कि इतनी डिस्कशन कर क्यों रहे। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो एक बार क्या होता है, ये एक शादी में जाती है, शादी में इनको कुछ दिनों के लिए जाना होता है, 3 से 4 दिनों के लिए, लेकिन इनको हफ्ते बीत जाते हैं।
है ना, एक हफ्ते से ज्यादा समय हो जाता है। और ये कह रही है कि जो उस समय शादी वगैरह हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल टाइम हुआ करता था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था उसको, बहुत लंबा इवेंट ये चलता था। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। तो ये जो बच्चे हैं ये ये बता रहे कि हम सिर्फ खाना खाते थे, खेलते थे, यही काम था हमारा, और हमारे को पूरी फ्रीडम मिली हुई थी, फुल एंजॉय करते थे हम, क्योंकि जितने भी एल्डरली पर्सन थे वो सब के सब शादी की तैयारी में बिजी रहते थे, ऐसा इन्होंने कहा है। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। ये कुछ दिनों के लिए गई थी लेकिन वहां पे बहुत ही लंबे समय, यानी कि लगभग एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए रह जाती है। हाँ, अगर आप दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ग्रैंड मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उनके लिए तो ये लंबा समय ही, ठीक है। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. तो भाई ये जब आती है गांव से तो ये देखती है कि इनकी जो दादी है वो क्या है, उनकी आंखों में आंसू है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी उनको ऐसा क्राई करते हुए नहीं देखा था। टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन इनकी लाइफ में आई थी, बट वो रोई नहीं थी, लेकिन अभी वो रो रही है। वॉट हैड हैपन, आई वॉज वरीड। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि ये रो रही, ठीक है। अव्वा, वो उनको प्यार से अव्वा बुलाती थी, है ना। सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर को क्या कहती थी, अव्वा, ठीक है। हाँ, तो अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो वो पूछती है कि क्या सब कुछ सही है, आप एकदम ठीक हो। I used to call her Avva, which means mother in the Kannada, spoken in North Karnataka. तो कन्नड़ा लैंग्वेज में मदर को, माँ को अव्वा कहा जाता है, जो कि वो अपनी दादी को बोला करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो वो पूछती है कि सब ठीक है। She nodded but did not reply. तो वो सर हिलाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उनकी आंखें नम थी। I did not understand and forget about it. और उन्हें वो बात समझ नहीं आती और वो उसके बारे में भूल जाती है, अपना खाना वाना खाती है और रात को जो है छत पे वो सोने चली जाती है। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. तो भाई रात के समय वो ओपन टेरेस पे अपने छत पे सो रही थी, ठीक है। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। तो गर्मी का मौसम था, जनरली लोग गर्मी के मौसम में गांव के एरिया में छतों पे सोते ताकि एक साफ और शुद्ध हवा मिल सके, ठीक है। और फुल मून नाइट थी उस दिन, ठीक है भाई। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। तो जो अव्वा है, जो इनकी ग्रैंड मदर है, वो आती है और उनके साइड में बैठती है ना, नेक्स्ट टू मी का है, उनके साइड में बैठती है। हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फॉरहेड। तो उनका जो हाथ था, अफेक्शनेट का मतलब है बच्चों प्यारा, प्यार से, बहुत ही प्यार से, सलीके से वो अपने हाथ को उनके फोरहेड पे रखती है। फोरहेड मतलब माथे पे रखती है। टच माई फोरहेड। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर। तो वो रियलाइज करती है कि उनकी जो अव्वा है उन्हें कुछ कहने वाली है, कुछ कहना चाहती है। तो वो इससे उनसे पूछती है कि भाई क्या बात है, व्हाट इज द मैटर मीन्स क्या बात है, आप बताइए, ठीक है। When I was young girl, I lost my mother. तो उनकी अव्वा अब बोलना स्टार्ट करती है कि जब मैं एक लड़की थी, यंग गर्ल थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, तो मैंने अपनी मदर को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. तो कह रही कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा ख्याल रख सके, जो मुझे समझा सके, गाइड कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो कह रही कि मेरे जो फादर थे वो एक बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा से दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल। और वो उस समय की जो बात है, उस समय जो है ना, लोग लड़कियों की पढ़ाई के पीछे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब वो उतना ध्यान नहीं देते कि जो गर्ल चाइल्ड है वो अच्छे से पढ़ ले, जैसा आज के टाइम पे होता है। आज तो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो इस वजह से वो कभी भी स्कूल नहीं गई। वो अपनी पास टाइम बता रही कि ऐसा ऐसा हुआ था। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। तो कह रही कि मेरी जो है बहुत जवानी में ही शादी हो गई थी और बच्चे हो गए थे। आई बिकम वेरी बिजी। और वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन द कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। तो कहती है कि मेरे फिर ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए और वो इन सभी कामों में बिजी हो गई, पूरी फैमिली को फीड करने में, उनको खिलाने में, उनका ख्याल रखने में, इन सब कामों में वो बिजी हो गई। एट टाइम आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल।
और वो कहते कि उस समय मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि मैं ऐसा अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये वो अपनी स्टोरी बता रही है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद ना यहाँ पे चेक योर अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कॉजेज और इनके इफेक्ट लिखने हैं। जैसे यहाँ पे इफेक्ट है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। तो ऐसा क्यों होता था कि जो मॉर्निंग पेपर है वो लेट आता था और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन बाद आती थी? ऐसा क्यों होता था? तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत खराब था, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं था, सड़कें अच्छी नहीं थी, इस वजह से ऐसा होता था। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, इनके जो आंसर है मैंने अगली शीट में लिख दिए। मैं वो सीधे आंसर्स पे चलता हूँ, है ना, वरना हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर मदर इन टीयर्स When she returned to the village? तो वो क्या सोचती है, ऐसा है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो कॉज क्या थे? दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ये आप उस कॉज में लिख दोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही इफेक्ट क्या है, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे, वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। तो ऐसा होता था। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड का कॉज दे रखा है, द ग्रैंड मदर पिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। आप अगर देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, द ग्रैंड मदर पिस्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। अब वो कभी स्कूल नहीं गई, तो इसकी वजह से हुआ क्या? तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है, इफेक्ट क्या हुआ, सी रिमेन्ड इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड एंड राइट। तो वो इलिटरेट रह गई, मतलब अशिक्षित रह गई, और वो रीड और राइट नहीं कर सकती थी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप ये पूरा पढ़ लेना। अगर मैं इसमें सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपके आंसर देने की। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लेना आप। और यहीं पे इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। ये था इस वीडियो का कावेरी बुक के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बेटा इसके पार्ट 2 की, और इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की समरी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।